हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज एक्चुअली कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन कुछ इसके बारे में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखा था हमने, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हमें जो बात करनी है वो अगले लेक्चर के बारे में बात करनी है कि एलिमेंट जो थे वो डिस्कशन करना है कम्प्लीटली। तो गाइस बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज लेक्चर पूरा देखिए आप ये भी। ओके, एलिमेंट क्या होते हैं पहले बात कर लेते हैं। एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 119 एलिमेंट इन्वेंट हो चुके हैं, लेकिन 118 ही आपको तो दिखाए गए। तो सबके सब एलिमेंट की एक अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाई गई आपको। ओके, तो एक टाइप का ही एटम होता है सर, कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप किसी भी एलिमेंट को निकाल दो पार्ट में अगर तोड़ोगे तो वो एलिमेंट आखिर तक अपनी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे आयन को दो पार्ट तोड़ो, भैया आयन आयन ही रहेगा आखिर तक। हमने ये पहले भी बात किया था क्लासिफिकेशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दूँ, सोडियम की प्रॉपर्टी हमेशा सोडियम रहेगी। सोडियम आप बड़ा ले लो, वो भी आपका आग लगाएगा, है ना। और छोटा ले लो सर, वो भी आग लगाएगा। मतलब पानी के अंदर बता आग लगा डाला है, लाइक दिस। ओके, तो हाइड्रोजन, इसके अलावा आपको ऑप्शंस बाकी एग्जाम्पल में दिए हुए थे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो भी देख लीजिए, हाइड्रोजन दी हुई है आपका। हाइड्रोजन आके तो कितना भी ले लो तो हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हाइड्रोजन ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है। कॉपर, ऑक्सीजन, सिल्वर, इन सब की प्रॉपर्टी अपने अपने रहने, चाहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो या बिगेस्ट पार्टिकल हो गए। ओके, तो वी कैन नॉट चेंज द, या फिर हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर सब्सटेंस के अंदर। ओके, मतलब वी कैन नॉट ब्रेक बाय द यूजिंग ऑफ एनी अदर कंपोनेंट। हाँ, हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं गाइस। ओके, कंपाउंड क्या थे हम बात कर लेंगे भैया। कंपाउंड के बारे में देखो, कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन द डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। मैंने कहा था कि कंपाउंड जो होते हैं ना वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं गाइस। ओके, जैसे कि दो एलिमेंट है, मान लो सोडियम और क्लोरीन है, दोनों सोडियम और क्लोरीन क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और देन इट इज मेकिंग वन कंपाउंड गाइस। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डू नॉट रिमेन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, अब याद रखना, अगर सोडियम की प्रॉपर्टी पानी में जलने की है तो उसकी प्रॉपर्टी कब लॉस होगी गाइस, जब वो आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। जैसे कि सोडियम की प्रॉपर्टी पानी में क्या होती है, फायर लगाने की होती है, आपको मालूम है इस तरह से। ओके, सोडियम में रिएक्टेड विद वाटर, इट विल बी इजीली रिएक्टेड विद द वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ NaOH कंपाउंड और H2 गैस बनाता है आपका। और बाहर निकालता है क्या चीज भैया, हीट बाहर निकालता है, जिसको आप ब्लास्ट बोलते हो ना, आग लग जाती है इससे ना, वो होता है जाहिर। लेकिन जब सोडियम ने अपनी रिएक्शन की Cl के साथ, ओके, जो कि आयोनिक बॉन्ड बनता है, इस Cl के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस रिएक्शन, जबकि बन जाएगा NaCl बॉन्ड सर। तो आयोनिक बॉन्ड बन गया सर, आयोनिक कंपाउंड बन गया। तो याद रखना, NaCl की पूरी प्रॉपर्टी क्या होगी गाइस, चेंज हो गई। किसके कंपेरिजन में, Na के कंपेरिजन में। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग कर डालता है। ओके, दिस इज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, ये आपने पहले बार सुना होगा कि आपका NaCl काफी डिफरेंट प्रॉपर्टी करता है देन द सोडियम मॉलिक्यूल। बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। ओके, एग्जाम्पल तो मैं आपको काफी कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए आप एग्जाम्पल भी दी हुआ है आपको। वाटर, जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, वाटर बना है। CO2 कंपाउंड की बात करें तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन बनके आपका क्या बने हुआ है, CO2 गैस बने हुआ है guys यहाँ पे। अमोनिया देख लीजिए, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन पार्टिकल। ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स अमाउंट ऑफ होगा, डिपेंड अपॉन द सेंटर एटम वैलेंसी। सेंटर एटम की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या होना चाहिए। तो जितने एग्जाम्पल दिखे हम उसमें दिखा दिए। मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, तो मिक्सचर क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है ये भी। कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये अपना कभी भी लॉस नहीं करता अपनी प्रॉपर्टीज गाइस। ओके, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, मे बी सेपरेटेड इनटू द प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। आप इनको अलग भी कर सकते हो बाय यूजिंग अ फिजिकल मेथड। बाय आपको अप्लाई करनी पड़ेगी फिजिकल मेथड, देन यू कैन इजीली सेपरेट आउट द मिक्सचर कंपोनेंट। मतलब भैया वाटर को बाहर निकाल लो, देन आप NaCl को भी बाहर निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर NaCl तो कम्प्लीटली सोल्यूबल इन द वाटर, बराबर है, NaCl आपका कम्प्लीटली सोल्यूबल है वाटर में, लेकिन आप सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये आपको पता है सर। NaCl मिलता कहाँ पे, तो सी से मिलता है। ओके, सी से मिलता कैसे भैया, हम जब बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री, जब पानी उड़ जाएगा तो नीचे क्या रहेगा, NaCl कंपाउंड। तो वही प्रोसीजर होती है सर मिक्सचर को अलग अलग करने की। मिक्सचर ऑफ ए डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपको पता है अलग अलग मिक्सचर की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। पानी, नमक, नमक का पानी डाल दिया आपने, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी थी। आपने NaCl निकाल लिया, पानी निकाला, पानी की टेस्ट पूरी तरह से अलग है, NaCl की टेस्ट पूरी तरह से अलग है। तो बोथ आर शोइंग अ डिफरेंट टेस्ट। ओके, तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ की प्रॉपर्टी। और कुछ और पॉइंट है पढ़ लेते हैं। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप्स, आपको पता है दो, क्योंकि सर जब मिक्सचर आपका कम्प्लीटली मिक्सिबल होगा तो दो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब यू कैन नॉट से दैट कि यार ये पानी पानी है और ये नमक नमक है ना, ऐसा बोल नहीं सकते आप। तो ये याद रखना आपने। और दूसरी प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि सर मैंने अगर मान लो
रेती में मैंने शक्कर डाल दी ना, रेती आपको मालूम है सैंड, ओके, और उसके अंदर शुगर डाल दिया मैंने, तो शुगर को मैं बता सकता हूँ व्हाइट क्रिस्टल जो दिख रहे हैं ना आपको, वो क्या होती है शुगर, और वो जो बाकी के जो दिख रहे पार्टिकल्स वो होगी आपकी सैंड। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब कौन सा, जो कंपाउंड कम्प्लीटली मिसिबल, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा उस सॉल्वेंट के अंदर या उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। जरूरी नहीं कि आपको पूरे के पूरे लिक्विड ही लेना है, यू कैन टेक द सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे लिक्विड की डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं, बट आप सॉलिड पार्टिकल का एग्जांपल भी ले सकते हो गाइस यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। हैव द सेम कंबशन थ्रूआउट, आपको लेना है कंबशन सेम, मतलब NaCl का और आपको वाटर का, जैसे हमने एग्जांपल दिया। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, आप उनको क्या है, उनकी प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, कंप्लीटली मिक्सेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल दी हुई आपको शुगर सोल्यूशन के दिए हुए एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मैंने अभी कहा था आपको, देखो आप शुगर को पानी में डाल दो, आपको बायोलॉजी में डायग्राम भी दिखाई है मैंने, है ना, पूरा शक्कर दे दो, बोला मिक्सिबल कर लो भैया उसको, कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा। देन यू सी कि एक कम्प्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर मिला। तो यू कैन नॉट डिफाइन ना भैया ये जो है ना ये शुगर है, ये जो है ये पानी है, यू कैन नॉट से दैट। ओके, यू कैन ऑल्सो टेक अ एग्जांपल ऑफ गैसेस मिक्सचर, है ना। हमारे एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अलग अलग बहुत सारे गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो पॉइजनस गैस, वो भी हमारे एयर में प्रेजेंस होता है सर। बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में, लेकिन आप पर्टिकुलर बता नहीं सकते कि ऑक्सीजन कौन सा है। मतलब है ना, ऐसा रोक नहीं सकते ना भैया तू एक काम कर, कार्बन डाइऑक्साइड तू रुक जा, अभी मेरे अंदर ऑक्सीजन को जाने दे, बाद में तू जाना, है ना, ऐसा रोक सकते हो क्या? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर क्या है, कम्प्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर है, कम्प्लीटली मिक्सिबल है। यू कैन नॉट डिफाइन कि कौन सा मिक्सचर क्या होगा गाइस। ओके, जैसे कि ये गैसेस मिक्सचर दे दिया मैंने आपको, लुक एट दैट वन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस आपके क्या है, डिसॉल्व हुए हैं। ओके, और दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। पहले तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं सर, जिसमें आप सेम कंपोजिशन लोगे नहीं, वो हो गया आपके हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब कंपोनेंट्स में हम डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि ये देखो ये जो है ना, ये ऑयल है, ये जो है ना ये वाटर है। ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंस होता है देन वाटर से, तो आपका ऑयल ऊपर आ गया और पानी नीचे चला गया सर। ओके, वी कैन से दैट कि यार ये ऊपर ऊपर जो है ना ये ऑयल है, और जो नीचे नीचे वो पानी है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन को कर लिया, मतलब आपने डिफाइन कर दिया उसको, आपने अलग अलग करने की प्रोसेस आपको पता होती है उसी के से इजीली। जैसे वाटर और केरोसिन का एग्जाम्पल दिया, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो वाटर और किसका, आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्या, वाटर और ऑयल का। फिलहाल यहाँ पे डायग्राम वाटर और केरोसिन की नहीं, ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, इसके अंदर आपने क्या नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब अगर नोटिस करोगे तो ये सोप है, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल, अलग अलग पार्टिकल डाले हैं, जिसके अंदर कुछ 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 अलग अलग दाने भी है, कुछ अलग है। तो आप डिफाइन कर सकते हो, वो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल अलग निकाल लो मैं, बाद में ग्रीन पार्टिकल, बाद में येलो पार्टिकल अलग अलग निकाल लो मैं। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बिकॉज इट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सॉलिड का एग्जाम्पल था, इसलिए। आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपको अच्छी तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मार्केट में घूम रहे हैं। ये हमने पहले से पता है, जो बच्चे 8 9 10 में पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज गाइस डोंट वरी, बस डेफिनेशन समझ लो, व्हाट इज आइसोटोप्स फर्स्ट। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम गाइस, आइसो का मतलब क्या होता है, हमेशा सेम होता है गाइस। ओके, और टोप्स का मतलब यहाँ पे फिलहाल क्या है, इट्स डेफिनेटली ग्रीक एंड लैटिन वर्ड के फॉर्मेट में आता है सर। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम का वर्ड तो आपको आइसो मिल गया, तो उसका मतलब क्या होगा सर, एटॉमिक नंबर। तो मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो क्या मतलब हाइड्रोजन के सर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन उनके मास नंबर इस बार क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आपको बताना चाहिए सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप गाइस। लर्न कर लो डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आइसोटोप का मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। ओके, डोंट फॉरगेट दैट द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप गाइस। ओके, ये एटॉमिक नंबर आपके 1 1 है, मैंने डेफिनेशन आपको बाजू में दे दी कॉर्नर पे, लर्न कर लो इसको। सेम एटॉमिक नंबर होने चाहिए गाइस। ओके, अब नाउ लिसन द मास नंबर। हाइड्रोजन का मास जो 1 होता है उसको बोलते हैं हम प्रोटोनियम, 2 को ड्यूटेरियम, और 3 को बोलते हैं ट्रिटियम गाइस। ओके, तो ये 3 होते हैं, 3 डिफरेंट मास ऑफ द नंबर है, उसको आइसोटोप्स कहा जाता है गाइस। ओके, आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स गाइस, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये 3 नाम आपके बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। व्हाट इज द आइसोटोप, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो प्लीज गाइस ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। आइसोटोप का एग्जांपल हाइड्रोजन ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। आप कार्बन का भी एग्जांपल दे सकते हो, आप ऑक्सीजन का भी एग्जांपल दे सकते हो, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आइसोटोप की प्रॉपर्टी शो करते हैं।
अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो आइसोटोप्स के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये याद रख लेना आपने। ओके, अब मैंने कहा था जैसे कि कार्बन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर सेम है तीनों कार्बन के, लेकिन सर सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन लर्न कर लिया आप लोगों ने अभी से। ओके बिल्कुल, लेकिन मास नंबर एक कार्बन का 12 और दूसरे का कितना है 13 है, और तीसरे का कितना होगा 14 होगा सर। हमेशा से सीरीज में होते हैं क्या, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लो, हमेशा सीरीज में नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल सीरीज में आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 1 2 3 आ गए, कार्बन के 12 13 14 आ गए। आपको पता होना चाहिए, जो लोअर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं गाइस, टोटल प्रोटॉन नंबर से निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ओके, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन गाइस। ओके, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, और ये लोअर क्लास ही नहीं, हायर क्लास के बच्चों को भी ये कभी कभी पता नहीं होता है, जैसे कि 11 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो लोअर क्लास में ठीक से पढ़ते नहीं है। ये रीजन की वजह से पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर किससे निकलता है, प्रोटॉन के नंबर से निकलता है। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे एटम में, वही उसका डिपेंड क्या करता है, एटॉमिक नंबर। और डेफिनेटली सर, जितने प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज आपके एटम के उत्तर होते हैं, उतने ही एटम के अंदर क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सर केमिस्ट्री, उतने ही स्टेबिलिटी। एटम इज अ कम्प्लीटली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो उतने ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रॉन बोलते हो। क्या बोलते हैं आप नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन। तो उतने ही सर होने चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। मतलब कार्बन का नंबर 6 है, तो उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 ज़्यादा नहीं होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, 6 उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट की बात नहीं करूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे उससे। 7 8 9 का बात नहीं करता हूँ मैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कितने होंगे 6 होंगे सर। और मास नंबर कैसे निकलता है, तो आपको बता दूं मैं, मास नंबर का निकालना है आपको, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार होता है प्रोटॉन का। किसका होता है गाइस, प्रोटॉन का। क्योंकि मास नंबर डिफाइन होता है किससे, न्यूक्लियर नंबर से। इसको हम न्यूक्लियर नंबर भी बोल सकते हैं। आप बोलते क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर नंबर भी बोल सकते हैं। बहुत से बुक्स में इसको न्यूक्लियर नंबर से भी डिफाइन किया गया है। कुछ फॉरेन की बुक्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुक्स होती है, तो न्यूक्लियर नंबर से डिफाइन कर देगा। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ओके, फिलहाल आप देख लो कि क्या होता है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब P, जिससे हम दिखाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसको हम दिखाएंगे स्मॉल n से गाइस। ओके, न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन आपका चार्ज होता है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है सीरीज के अंदर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो थे हमारे स्टार्टिंग के, वो बेसिक कंसेप्ट और एटम के ऊपर ही बने थे। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, लेकिन आपके प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। स्टैटिक इसलिए बोलते हैं और मैग्नेटिक इसलिए अलग अलग बोलते हैं कि मैग्नेटिक क्या होता है, सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं। जरूरी सर्कुलेशन में सर, इट्स रैंडमली रिवॉल्यूशन एनी अदर कंपाउंड सर। और स्टैटिक का मतलब एक कांस्टेंट होता है सर। क्या होता है, कांस्टेंट। डेफिनेटली वाई वी यूजिंग स्टैटिक वर्ड, तो मैं आपको बता दूं स्टैटिक वर्ड यूज करने का मेन उद्देश्य इसलिए था क्योंकि वो अपना फोर्स कम ज्यादा नहीं करता है भैया, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या है नेगेटिव। मतलब आपके पास 6 पॉजिटिव होंगे तो बाहर कितने होंगे, 6 नेगेटिव होंगे सर। तो हर एक पॉजिटिव काम क्या है, एक नेगेटिव को पकड़ के रखने का। तो ये चेंज करके अपनी प्रॉपर्टी नहीं सर, इसलिए स्टैटिक है। इसलिए क्या है, स्टैटिक है सर। ओके, तो ये कभी भी अपना फोर्स चेंज नहीं करेगा, उसका एक ही काम है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है, तो मैं दूसरे काम में धंधे क्यों करूँ भाई। इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी नाम दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करके हम वही बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स है एटम के अंदर गए। ओके, तो उस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख देना आप लोगों ने। ये हो गए एग्जाम्पल किसके, तो ये आपके कार्बन के एग्जाम्पल दिए हमने फिलहाल। तो अब हम बात करते हैं अगले इसकी, तो बट डिफरेंट मास नंबर होने के वजह से हमने इसको क्या कहा था, कार्बन के आइसोटोप कहा था। इसलिए सर कार्बन के भी कितने आइसोटोप है, 3। हाइड्रोजन के भी कितने थे, 3 थे। याद रख लेना आपने, आइसो बार वाला शब्द आ जाएगा। आइसो का अगेन मीनिंग क्या होता है, सेम। अब बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है बेटा सेम एटॉमिक मास नंबर। अब क्या हो गया, पिछला था सर क्या, सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या है, सेम एटॉमिक मास नंबर। मतलब एटॉमिक मास नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल में लेने के लिए आपको बता देता हूँ क्या होता है। कार्बन का नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का होता है सर 7।
लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके मास नंबर की, तो लुक एट द मास नंबर फर्स्ट। एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स से डेफिनेटली सर प्रोटॉन बदल गया, मतलब एलिमेंट बदल जाएगा आपका। लेकिन दोनों के मास नंबर अगर चेक करो तो क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली सिमिलर, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप होते थे तीन, एक 12 वाला, एक 30 वाला, एक 14 वाला। उसमें से हमने 40 वाला पकड़ लिया। और नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल वो पार्ट के ऊपर डिस्कशन किया। तो नाइट्रोजन में से आपका 7 वाला पहला आइसोटोप जो होता है वो होता है 14 वाला। तो 14 14 क्या हो गए, सेम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर है सर। इसके बाद 6 प्रोटॉन नंबर, उसके बाद 7 है। डेफिनेटली सर वहाँ पे क्या होगा, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा कार्बन के पास। यहाँ पे आपका क्या होगा गाइस, सेम प्रोटॉन और सेम न्यूट्रॉन होगा नाइट्रोजन के पास। ओके, 7 आपके क्या होंगे सर, 7 यहाँ पे हमारे प्रोटॉन प्लस 7 हमारे यहाँ पे क्या हो गए सर, न्यूट्रॉन होंगे। इसलिए तो क्या आया आपका, इक्वल टू 14 आंसर आया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, लेकिन ज्यादा करके क्या है सर, यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो 8 क्या हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, ऑलवेज नहीं है, जनरली बोलते हैं, वो ये शब्द यूज करते हैं। जनरली प्रोटॉन नंबर जितना होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही आपके न्यूट्रॉन नंबर होता है। इसीलिए सर कार्बन का डबल करके, एटॉमिक नंबर डबल करके मास निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बन का 12 मास नहीं है, डेफिनेटली 12 मास है ना उसका, हमने अभी भी देखा था 6 नंबर 12 मास नंबर। तो ये आइसोटोप एग्जिस्ट करता है केमिस्ट्री के अंदर, ऐसा नहीं करता नहीं है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है 40 वाला भी एग्जिस्ट करता है। चलिए, सिमिलर मास नंबर होने की वजह से हमने इसको आइसो बार, बार का मतलब समझ जाना आपने क्या होता है, मास। तो सेम मास नंबर हो गए भैया यहाँ पे। ओके, इसके मैं और एग्जाम लो, कैल्शियम पोटेशियम, और मैं यहाँ पे और एक एग्जाम लिखता हूँ एर्गोन भी लिख देता हूँ, है ना, मैं बेटर रहेगा। एर्गोन एक्चुअली पहले आता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 18, कितना होता है 18। कैल्शियम पोटेशियम के सर पहले आने वाला बंदा था एर्गोन आपका। मास नंबर तीनों की भी क्या है भैया, अगर मैं बात करूँ तीनों की भी इक्वल आने चाहिए, कितने आने चाहिए, इक्वल। तो सर क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, आइसोटोन्स पढ़ना है। अब आपको क्या नहीं, ये आइसोटोन है, आइसोबार की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आइसोटोन्स पढ़ लेते हैं अपन। ओके, पिछला पॉइंट था आपको किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में। अब बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो कैल्शियम पोटेशियम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट है आपके, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है दोनों के अंदर, सेम से सर। लिसन केयरफुल, आपका पोटेशियम एर्गोन, एक्चुअली क्लोरीन से लिया तो भी चलता है, क्लोरीन एर्गोन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लोरीन को आप छोड़ दो पर्टिकुलरली, एर्गोन पोटेशियम कैल्शियम को ले सकते हो, वो भी आइसोबार का एग्जाम्पल है। फिलहाल आइसोटोप की अगर बात करनी तो आइसो का मतलब सेम है। टोन्स मतलब क्या सर, टोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैल्शियम और पोटेशियम के न्यूट्रॉन 20 20 आते हैं गाइस। ओके, तो ये आ गए आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गाइस यहाँ पे। तो एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आर कॉल्ड एज द आइसोटोन्स। क्या कहते हैं हम इसको, आइसोटोन्स कहते हैं सर। ओके, आइसोटोन, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। देखो टोप्स, टोन्स एंड आइसोबार में हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए अपना, क्योंकि आज मैं आपको काफी इजी ट्रिक्स में बता देता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ग्राफ मैंने ऐसे दिखा दिया है, एक वर्टिकल लाइन के अंदर, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जिसे हम बोलते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर दिखा दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ग्राफ। ओके, मैंने आइसोटोन्स की स्पेलिंग लिखी है मैंने उसके ऊपर, और इधर लिखा है आइसोटोप्स की स्पेलिंग। ओके, और ऐसा ये जो दिया है वो आइसोबार का एग्जांपल है। लुक एट दैट वन डायग्राम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। आप जो क्लास के अंदर आप इस डायग्राम निकाल के लगा सकते हो, कलरफुल के अंदर आपके रूम में लगा सकते हो आप। ये रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द आइसोटोन्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स में क्या होता है, ऑन द चार्ट ऑफ न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड की वजह से हम इसको बता रहे हैं क्या होता है guys। तो न्यूक्लाइड की वजह से अगर आप देखो तो सर आइसोटोन्स का ग्राफ मैंने सीधा सीधा निकाला है। आइसोटोन्स का क्या होता है, ये देखो टोन्स मतलब क्या हो रहा है भैया, एक लाइन में है, देयर इज नो चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिर्फ क्या बढ़ रहा है वहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। आप अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं आ रहा होगा तो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान दो इधर। आइसोटोन्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे इसमें क्या बढ़ रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, मेरे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। आइसोटोन्स क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, आइसोटोन कहना चाहता है मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, सेम है, लेकिन क्या बदल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर टोन्स, टोन्स समझ में आ रहा है ना। और आइसो बार वाला जो है ये ऐसा दिया है सर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों भी बदलते हैं बच्चों, दोनों भी मतलब सर इसमें प्रोटॉन भी बदलता है और न्यूट्रॉन भी बदलता है सर। ओके, लुक एट दैट वन। इसका इस तरह से ग्राफ दिखाया हुआ है, मतलब सर ये
फिक्स नहीं है, कभी कभी प्रोटॉन ज्यादा हो गए, कभी कभी कम हो गए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया हुआ है, ऐसा उनका बोलना है। ओके, तो आइसोबार्स इस तरह से दिखाए हुए हैं, जिस बात को याद रखना है आपने। ओके, लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आपको देखना है कंप्लीट देखो लेक्चर्स को, अदरवाइज डाउनलोड कर लेना बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, बाद में देख रहे तो भी चलता है, लेकिन देखो प्लीज, क्योंकि आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोटोप्स, ये जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं गाइस। ओके, ये ग्राफ की ट्रिक्स आपको इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, कितने होते हैं गाइस? चलो मैंने डाल दिया क्वेश्चंस, अगर आप कर सको तो टेक्स्ट फटाफट कर देना है आंसर के। ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस, मैं आपको बता दूं सर कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, सर रेडिएटिव हाइड्रोजन होता कौन सा है? आपने तो बताया नहीं हमें, तो आपको बता दूं मैं, जो ट्रिटियम था हमारा, हाइड्रोजन था, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सर ट्रिटियम जो था हमारा, ट्रिटियम क्या है बच्चों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है वो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन आपको। तो मैं आपको बता दूं कि आपके न्यूट्रॉन्स कितने उसके, क्योंकि सर ट्रिटियम को टी से भी डिनोट किया जाता है, इसमें एटॉमिक नंबर तो 1 फिक्स है, मतलब प्रोटॉन तो फिक्स है, लेकिन मास नंबर 3 हो गया। ओके, तो मैं 3 - 1 करूँ तो बचेगा क्या सर? 2, और 2 क्या होगा? 100% न्यूट्रॉन्स होगा। क्या होगा गाइज? न्यूट्रॉन्स होगा। ओके, इसको याद रख लेना भैया, दिमाग में बत्ती जलाओ। ओके, और अपने को लर्न करना है, इस बात से याद रखना आपने। ओके, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, इसमें ध्यान जरूर रखना। हाइड्रोजन डी रेडिएटिव एसिड में हाइड्रोजन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये हमेशा याद हो जाता है आपका। आइसोटोप्स ऑफ न्यूट्रल एटम्स, सुनो ध्यान से, न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन क्या? एटॉमिक नंबर। सर आइसोटोप्स पूछा है, पर आइसोबार नहीं है, आइसोटोन्स भी नहीं है। मोस्टली कंफ्यूजन सर टोन्स में होता है, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स में होता है गाइस। ओके, तो पिछला ग्राफ याद करो जो आपने निकाला था, वो ग्राफ का स्क्रीनशॉट निकाल के सीधा सीधा सेव करके रख दो, और वो आप वो मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उसको चार्ट बना के आप क्लास के अंदर तो लगा सकते हो, आप अपने आर्ट आर्ट दिखा सकते हो क्लास के अंदर, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप तो घर पे जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे लगाने का, है ना? मतलब आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसो एलिमेंट्स सर। ओके, जितने भी आपके पर्टिकुलर बार है सर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये तीनों भी कंसेप्ट आपकी बिल्कुल लर्न होने चाहिए सर। तो इसमें से कौन सा होगा सर? एटॉमिक नंबर लोगे टोप्स के, कि मास नंबर, की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिलहाल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पता है अगर आपका एटॉमिक नंबर बदलता है, मतलब प्रोटॉन बदलेंगे, प्रोटॉन बदलेंगे तो क्या बदलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर इलेक्ट्रॉन होता है सर। तो आइसोटोप्स में क्या बदलता है बच्चों? ऊपर का मैंने बताया, टोप का मतलब क्या है? मास नंबर, याद रखो। वहाँ पे क्या होते हैं सर? न्यूट्रल एटम्स ऑफ एलिमेंट डिफर इन, तो मास नंबर में अलग अलग होते हैं ना, मास नंबर में अलग अलग होते हैं सर, तो ये याद रखना। टोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे सर। प्रॉपर्टीज उनकी हमें उनको अभी डिस्कशन नहीं करना, लेकिन मास नंबर सर उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है सर। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ओके, इस बात को लर्न करके रखो, प्रेजर में घुसा के रखो, लर्न कर लो। नाइट्राइड आयन इज L3N इज कंपोज ऑफ, नाइट्राइड आयन पता है आपको, नाइट्रोजन के ऊपर 3 - चार्ज होते हैं। कितने होते हैं? 3 - इसमें क्या हो गया? माइनस चार्ज कभी भी किसी एटम के ऊपर आता है सर, लिथियम इज कैरिंग 3। अब एक लिथियम से एक ही पॉजिटिव कैरी कर सकता है, बिकॉज लिथियम के एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होते हैं। आपने 3 पॉजिटिव निकाल तो हमारा नाइट्रोजन क्या करेगा? अकेला 3 - कैरी करेगा सर। क्यों? इसका रीजन है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 5 की जरूरत होती है किसकी? 3 की, ताकि वो क्या कर सके? अपना कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, मतलब अपना 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर सके सर। इस चक्कर में आप 3 चार्ज करता है नाइट्रोजन कैरी। फिलहाल ध्यान दो, अभी तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लिए, नो प्रॉब्लम सर। आगे क्या होगा? नाइट्रोजन की 3 चार्ज में आपका क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं सर। प्रोटॉन मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर वो कितना है? नाइट्रोजन का 7 फिक्स है। नाइट्रोजन कभी भी, या कोई भी एलिमेंट सर, कभी भी अपना एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता बच्चों, इस बात को बिल्कुल वैसे में बता के रख दो। कभी भी कोई भी एटम एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है, तो क्या चेंज होता है? सिर्फ उसके इंटरनल प्रोटॉन, मतलब क्या सर? आप उसको लॉस करो, गेन करो, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा सर। मतलब क्या? आप एट प्रोटॉन को क्या कर सकते हो आप भाई? अगर मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो इन शॉर्टली मैं क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक पॉजिटिव खाली हो गया, उसका काम क्या था?
इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का। अब उसको निकाल दिया आपने तो बेचारा खाली बैठा हुआ है, वो सोच रहा है क्या करूं मैं, तो क्या करेगा वो नाइट्रोजन के सर पे जाके बैठ जाएगा, दुनिया को दिखाएगा कि मैंने मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला गया लॉस, इसलिए मुझे मैं खाली हूँ, रिकामा हूँ, अगर कोई सपोर्ट करने आया तो भैया आना एक ही क्षण। फिलहाल तो आपके ऊपर नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब क्या है सर, कि नेगेटिव मतलब सर उसके ऊपर आया हुआ है चार्ज, कौन सा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ, क्या है उसके ऊपर, एक्स्ट्रा। किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो वो चार्ज कैरी करता है नेगेटिव, क्या चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव। इस बात से आप अनजान नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं जोर देके दे रहा हूँ लोअर क्लास के बच्चों को, कभी भी किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन अगर पुट करोगे तो वो चार्ज कौन सा कैरी करेगा, नेगेटिव कैरी करेगा। अच्छा सर ये भी क्यों, देखो ना, अगर आपके पास 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन भी है तो सब कुछ अपने अपने फॉर्मेट में बिजी है, मतलब वो इनकम, मतलब इन शॉर्टली वो एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जानबूझ के आपने नाइट्रोजन के अंदर और इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, क्यों डाले, तो आपको पता था नाइट्रोजन को भी ऑक्टेट बनना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद हर कोई बोलता है कि मैं स्टेबल हूँ, तो आपने भी सोचा कि नाइट्रोजन को भी स्टेबल करते तो, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर पाएंगे क्या, नहीं। तो वही आपको इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सर पे दिखाने होते हैं। अब ये माइनस सिंगल है, 3 माइनस दिखा दिया, जिसको बोलते हैं नाइट्राइड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइड बोलते हैं। तो क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं सर, से तो 7 ही रहेंगे, तो 7 वाला ऑप्शन सर वो ए में भी है और वो 3 में भी है सर, मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों में राइट होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे कितने से सर, वो बढ़ रहे 3 से, तो आंसर इज द थर्ड नंबर, सी आंसर हो जाएगा गाइस, ओके। इस बात को लर्न कर लेना। मैं भी फिर भी आपको यहाँ पे रिटर्न करके दिखा देता हूँ। मैं नाइट्रेट आयन मतलब एन के ऊपर 3 माइनस, एन का तो 7 होता है, 14 उसका मास नंबर, प्रोटॉन आपके 7 होते हैं, तो 3 माइनस का मतलब है गेन की इलेक्ट्रॉन 3, 7 प्लस 3 का तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, ये आपका यहाँ पे का फंडा था, बहुत ईजी था।